हाय गाइस, आई एम जसप्रीत। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस कनाडा स्टिल अ लग्जरी ड्रीम। आइए आगे चलते हैं और इस ब्लॉग में इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि लग्जरी ड्रीम है नहीं है, मगर ये कंट्री सुंदर बहुत है। ये देखो बाजू में। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हाउसिंग के बारे में। हाउसिंग की क्या प्रॉब्लम है कि लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं और हाउसेस कम हैं, जिसकी वजह से हो गया हाउसिंग क्राइसिस। अब हाउसिंग क्राइसिस क्या है? लोगों को अपना एक एक कमरा और अपनी बेसमेंट सबको रेंट पे देनी पड़ रही है। जो कमरा पहले 500 रुपये में पूरा मिल जाता था, उसी कमरे को लोग शेयर करते हैं 2 बंदों के साथ और यूटिलिटीज़ एक्स्ट्रा देते हैं। कॉन्डो की बात करें, पहले कॉन्डो 1000-1200 में आ जाता था, उसी कॉन्डो के रेट आज 1800 से शुरू हो रहे हैं और वो भी मिलता नहीं है, 2300-2400 तक जाते हैं। और तब तो पहले हो गया ये कि हाउसिंग मेस हो रखा है ज़्यादा लोगों की वजह से और कंस्ट्रक्शन कम होने की वजह से। अब ये तो हमने सुन ली एक साइड कि रेंटिंग इमिग्रेंट्स की वजह से क्यों हाई हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे कि लैंडलॉर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा और किस वजह से लैंडलॉर्ड ने इतने रेट हाई किए। आइए आगे चलिए और डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे चल के डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि लैंडलॉर्ड ने इतने रेंट हाई क्यों किया। हुआ गया है कि जो गवर्नमेंट है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर कर दिया। जहाँ प्रॉपर्टी का रेट होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था 1 से 2%, वो हो गया अब 6 से 7%। EMI बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनको EMI निकालनी मुश्किल हो गई है। 6 घर लेके बैठे हैं और उनको कैसे अफोर्ड करेंगे। तो क्या किया, सारा का सारा जो लोड है वो इमिग्रेंट्स पे पास ऑन कर दिया। डिस्कस करेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है जिसने बना दिया इतना लोड और कनाडा को बना दिया इतना महंगा। हाँ, तो है दूसरी चीज़ होती है खाना। अब छत तो हो गई महंगी, खाने पे क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का? ग्रोसरी जो है वो हो गई है महंगी। क्यों हो गई है महंगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स पेट्रोल पे, डीजल पे, कार्बन टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स लगा के, एनवायरमेंटल टैक्स, जिसकी वजह से वो सारा का सारा इफेक्ट पड़ गया ट्रांसपोर्टेशन पे। अब एक ट्रक को जो पैसे कम लगते थे फूड को पहुँचाने में, उसी को उसने में ज़्यादा लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब जितना भी कॉस्ट था, जो भी टैक्स पड़ रहा है कंपनीज़ को, उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया कंज्यूमर के ऊपर। जो चीज़ें, जो अंडे $5 की पूरी ट्रे आ जाती थी, वो अब $10 से $12 की आती है। तो जो बेसिक नेसेसिटी है, दूध, दही, खाना और आटा, वो सब महंगा हो गया है, जिसकी वजह से छत तो महंगी थी, अब खाना पीना भी महंगा हो गया है। जो ग्रॉसरी आती थी पहले 200 से 300 की, अब वो पहुंच गई है $600 से $700, जिसमें आप अच्छी तरह पेट भर के खाना खा सकते हैं और जिसमें हम बाहर नहीं जा रहे, हम घर पे ही खाना खा रहे हैं। अब ये तो हो गया बेसिक खर्चे के बारे में। अब इसके साथ साथ हमारी इनकम भी होनी चाहिए। भाई फॉरेन कंट्री आए हैं तो अफोर्ड तो करना ही पड़ेगा। महंगा तो हो गई, ऑब्वियसली करेंसी डिफरेंस है। अब ये डिस्कस करते हैं कि उस खर्चे के बावजूद भी बंदे कमा पा रहे हैं नहीं पा रहे अपनी लिविंग के नहीं। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब जो ये सिचुएशन है, जो ये मेन प्रॉब्लम आ रही है, इनकम की बात कर रहे हैं, सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लैंड करते हैं वैंकूवर में या फिर टोरंटो में, जो कि मेन हब है और जो कि कॉलेजेस भी सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं। दिक्कत ये है कि इमिग्रेंट्स हो गए बहुत ज़्यादा। पेंडेमिक के वक्त आर्ट्स भी उड़ा देगी, जिसकी वजह से जॉब्स में जो स्कैरसिटी रहती थी, जो कि पार्ट टाइमर्स को मिलता था, वो जॉब्स मिलनी हो गई कम। एक्सपेंस बढ़े हुए थे ऑलरेडी, एक्सपेंस बढ़ने के अलावा इनकम हो गई कम, जिसकी वजह से लोगों हो गया शोर शराबा। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि लोग आते हैं इस भरोसे कि हाँ भाई आधी फीस दे देंगे, यहाँ आने की टिकटें बुक करा के लैंड कर लेंगे और उसके बाद ढूंढेंगे जॉब ढूंढने के बाद क्या होगा कि हम अपना खर्चा निकाल लेंगे, खाना पीना चला लेंगे। वो हो गया मुश्किल, जिसकी वजह से आज हो गया है सारा का सारा मामला ख़राब। कुछ लोग जो कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब, उनका क्या हाल है? पिज़्ज़ा बना रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अपने देसी लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जहाँ अब ये तो हो गए यहाँ के हालात कि भाई हाउसिंग क्या है, खाना पीना क्या है और इनकम क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, कि इतने एफर्ट्स डालने ज़रूरी हैं, इतने एफर्ट्स डालने के बाद कुछ फ़ायदा होगा, इतने एफर्ट्स डालने के बाद लगेगा कि हाँ कंट्री वर्थ है कि नहीं है। आइए आगे चल कर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मैं हूँ इंडिया से मैं हूँ साउथ दिल्ली से। वहाँ से आया हूँ, मैं सीधा कनाडा लैंड किया हूँ, मैं फॉरेन कंट्री भी गया हूँ। पहली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है इंडिया दिल्ली के और यहाँ के। इंफ्रास्ट्रक्चर मोर लेस दोनों का सेम है। जो मेन फ़र्क है वो है एनवायरनमेंट का। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत साफ़ है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। एंड द नेचुरल ब्यूटी, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत है, पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत है। पार्क्स में जाइए, लेक्स में जाइए, बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर तो है। अगला पॉइंट होता है कि मेडिकल सिस्टम। अब मेडिकल सिस्टम कैसा है? मैं तो भाई 1-2 बार हॉस्पिटल गया हूँ, देखा है मैंने। इमिग्रेंट्स और लोग ज़्यादा होने की वजह से क्या है, मेडिकल सिस्टम तो फ्री है मगर लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस चीज़ को 15-20 मिनट में सॉल्व होना चाहिए एमरजेंसी में, उस चीज़ को 1-2 घंटा लग जाता है। लिटरली मैं एमरजेंसी में बैठा था, एक लेडी का नाक से खून बह रहा था और काफ़ी बह रहा था, उसके बाद भी उसको 2 घंटे बाद डॉक्टर मिला। उससे पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट होते रहते हैं। तो एमरजेंसी सिस्टम ठीक है
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बट स्लो है। अब तीसरा पॉइंट हो गया जी कि जो पूरी फैमिलियाँ यहाँ पर माइग्रेट करती हैं विद फैमिली, उनको अपनी टेंशन होती है बच्चों की, उनके फ्यूचर की। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा खासा एजुकेशन सिस्टम है इधर। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, और उनके लिए सारे स्कूल और बसेस सारी ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहती है। तो उनकी टेंशन नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जो उनको एडमिशन कराना और उनको फैसिलिटेट करना, उसके लिए थोड़ा उनको गवर्नमेंट के साथ हैसल करना पड़ता है। अब ये तो हो गया जी कि पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हैं। अब मेन बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो आते हैं लोन लेकर। अब कर्जा लेके घर से आए हैं, फैमिली ने आपको भेजा है कि बच्चा पढ़ेगा, आगे सेटल होगा, सब कुछ होगा। यहाँ पर आके बच्चा पड़ जाता है चीज़ों पर। चीज़ें किस में आते ही चाहिए जी, $70,000 की गाड़ी चाहिए, मस्टैंग चलाएंगे जी, सानू तो गड्डी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि आते ही खर्चे कर लोगे तो फीसें कौन उतारेगा, घर का एक्सपेंस कहाँ से करोगे, रोटी पानी कहाँ से चलेगी। हाँ जी, तो एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी इमिग्रेंट्स लैंड करते हैं उनको बस ये बोल देते हैं कि भाई जाके गाड़ी ले ले और ऊबर चला ले। अब प्रॉब्लम ये है कि ऊबर अपनी रजिस्ट्रेशन रोक नहीं रहा है। जो भी आता है एक गाड़ी लेता है, 500 महीने की उसकी EMI होती है, 500 के करीब उसकी इंश्योरेंस होती है, और उसका पेट्रोल का चलाने का खर्चा निकल $1000 से $1100 कहाँ से निकलेगा ऊबर से, अगर हर बंदा ऊबर करने बैठ जाएगा या हर बंदा सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लेगा। तो आओ पहले मेहनत करो, जॉब ढूंढो, जब हाथ पैर मारो, जब कुछ नहीं हो रहा उसके बाद सोचो। और ऊबर यहाँ पर फुल है, ऊबर का यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, कहाँ से चलेगी। अब प्रॉब्लम खाने पीने की नहीं है, प्रॉब्लम फीस जोड़ने की नहीं है, प्रॉब्लम जॉब की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो ध्यान है वो ध्यान एक्सपेंस पे है, ध्यान शो ऑफ पे है। वो शो ऑफ करना बंद करेंगे, अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप चलिए। मेरे को भी हो गया साल तक, मैं अपने घर पे 10-15 साल से गाड़ी चला रहा था। यहाँ पर मैंने बस में 1 साल धक्के खाए, गाड़ी नहीं खरीदी, अपने स्किल्स पे काम किया, अपने सर्टिफिकेशन पूरी करी, अपनी जॉब जो है अपनी फील्ड में ढूंढी। जब मैं स्टेबल हुआ उसके बाद मैंने गाड़ी खरीदी और अपना घर ठीक किया और सब कुछ किया। तो अपना जो फोकस है वो आपको सही करना है, रेदर देन के चक्रों में लोगों की गाड़ियाँ देख के, लोगों की लाइफस्टाइल देख के। वो पहले से सेटल हैं, उनका लाइफस्टाइल देख के अगर आप पैसे खर्चा कर दोगे तो बाद में परेशान ही होगे। मानो ना मानो, अगर मेरी बात मानोगे, कंट्री बहुत अच्छी है सेटल होने के लिए। स्ट्रगल हर जगह है, इंडिया में भी है। यहाँ पर थोड़ा कर लोगे तो बेनिफिट ज़्यादा है ओवर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। रोना धोना से अच्छा है कि जाके ग्राउंड रियलिटी पे अपने स्किल्स पे काम करो, अपने आप को फोकस रखो और आगे चलते रहो। तो कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो बहुत समझ के लो, सोच समझ के लो। 1000-1200 का खर्चा निकालने से अच्छा है कि कोशिश करो कि वो खर्चा ना निकालना पड़े, वही पैसा तुम्हारा कहीं और से जुड़ जाए और फीसों के लिए काम आ जाए, या फिर तुम्हारे रहने या खाने पीने के काम आ जाए। तो बहुत सोच समझ के करो, शौक की तरफ मत भागो। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत आसानी से मिल भी जाती हैं। तो बहुत ध्यान से चलो और काम करो, और घर से ही अपने इस मामले में काम करके आओ। घर जैसे मिल रहे हैं, खाना पीना जैसा भी हो रहा है, मगर घर से अपने स्किल्स पे और अपने पूरा का पूरा रोड मैप बना के आओ कि यहाँ आके जॉब कैसे ढूंढनी है। किसी के मत सुनो कि यहाँ के ऊबर चला लेंगे, सिक्योरिटी कर जाएंगे। हाँ, वो लास्ट रिजॉर्ट रखो कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो वो करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस ढूंढो सही तरीके से। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अब लोगों को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, इमिग्रेशन अब टफ़ हो गई है। टफ़ नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट अब काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर रही है इमिग्रेशन को। स्ट्रीमलाइन कैसे कर रही है? पहले जहाँ पर कोई भी कोर्स लेके यहाँ पर बच्चा आ जाता था पढ़ाई करने और बाद में वो जॉब के लिए रोता था। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि MBA पढ़ने आओ ताकि मैं तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट दूँ और ताकि तुम्हारे स्किल भी डेवलप हों। तो चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर रही है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को समझो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझो और उसके हिसाब से एक्शन लो, और यहाँ आके अच्छे तरीके से स्किल्ड वर्कर बन के यहाँ पर पैसे कमाओ और अपने आप को सेटल करो। तो ये कहूँगा कि आ जाओ सारे कनाडा, उड़ के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह है अपना माइंडसेट क्लियर करके आओ, अपने स्किल सेट पे काम करके आओ और इधर आके अच्छे तरीके से एक अच्छी तरह इंडियन नागरिक की तरह यहाँ पर चलो और सेटल हो, और ये कंट्री आपको बहुत कुछ देगी। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, तो इस वीडियो को एंड करते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्रक्स पे कि इज़ कनाडा स्टिल अ लग्जरी ड्रीम। मेरा ये कहना है कि लग्जरी की जो डेफिनेशन है सबके लिए अपनी अपनी होती है। कईयों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कईयों के लिए वैसे ही लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट कम्प्लीट डिपेंड्स कि आप क्या माइंडसेट लेके आ रहे हैं। ये कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है। स्टार्टिंग में कहीं लोग डगमगा जाते हैं, मगर मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर मेहनत हो, फोकस्ड और स्किल पे काम कर रहे हो तो ये कंट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है। इतना ही है बस, और किसी को अगर कुछ और पॉइंट्स लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे डालिएगा और मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक मिलते हैं, शब्बा खैर। और ये ब्यूटीफुल पार्क, इसका भी अगर किसी को पता है क्या है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मैं कहाँ पर घूम रहा हूँ इस वक्त।
हाँ जी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मैं ऐसी वीडियो आगे लाता रहूँगा और आपके साथ बातें करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक चढ़ती कला, सिया। बातें करता रहूँगा। सिया। You know what they wanted to find you.